नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र। सिटी न्यूज़ वन के सच तो सच है कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पेश करते हैं हर सप्ताह एक ऐसी हस्ती को जिसे आपने नाम दिया, प्यार दिया और सम्मान देकर बड़ा बनाया। इससे पहले कि हम उनसे मुलाकात करें और बातचीत करें, आइए देखते हैं एक छोटी सी झलकी। आदरणीय लखन भैया आप सबके बीच में अभी पहुंच ही रहे हैं। मैं जब तक चाहूंगा प्रजातंत्र की जो सही परिभाषा है वो इसी बात पर निर्भर करती है कि अगर कोई जुल्म ज्यादती हो रही है तो उस जुल्म ज्यादती के खिलाफ में अनवरत उसको वातावरण में लाना है। साथियों, आज हमारे बीच हैं गुड़ विधानसभा के पूर्व विधायक व मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त, मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के उपाध्यक्ष, पूर्व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी। उनके जीवन के कुछ क्षणों को जानने के लिए मैं सिटी न्यूज़ वन परिवार की ओर से उनका स्वागत करता हूं। सिटी न्यूज़ वन के सच तो सच है कार्यक्रम में आपका स्वागत है मिश्रा जी। धन्यवाद। बातचीत की अगर शुरुआत की जाए तो 1972 में जब 20 सूत्री समिति के सदस्य बने आप, उसके बाद लगातार आपने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए विभिन्न पदों में रहे। जब आपने अपने करियर के तौर पर राजनीति को चुना, उस वक्त आपके सामने क्या चुनौतियां थी? पहली बात तो मैं इसमें संशोधन करना चाहूँगा कि कैरियर मैंने चुना। जी जी। ये सिवाय परमात्मा के जी। मैं तो जब कभी भी सोचता हूँ कि मैं राजनीति में क्यों आया। बचपन में मुझको याद है कि मैं जब अपने गांव में बुढ़वा में खेती पाती का भी काम करता था और छोटा मोटा पढ़ाई वढ़ाई का भी काम पहले दूसरी तीसरी दर्जे का काम करता था। किसी ने मुझको नेता कह दिया तो मैंने उसको एक लपड़ जड़ा। तो मेरा तो कभी मन था ही नहीं नेता बनने का। ये सिवाय परमात्मा की कृपा के मैं इसे कह नहीं सकता और मुझे अभी भी लगता है कि मैं नेता नहीं हूँ, सेवक जरूर हूँ। फिर ऐसी कौन सी घटना थी जब आपने राजनीति में प्रवेश किया? वातावरण बनना चला गया। जैसा आपने स्टार्ट किया, पहले ही कहा कि 20 सूत्री समिति का सदस्य बनाया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी के ज़माने में 20 सूत्री समिति का निर्माण हुआ और उस ज़माने में कांग्रेस के विधायक होते थे आदरणीय रुक्मिणी रमण प्रताप सिंह जी। तो उनका क्षेत्रीय कार्यकर्ता मनगवा एरिया में कुछ काम धाम देखता था, तो क्षेत्रीय कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने 20 सूत्री समिति का सदस्य बना दिया। उसमें व्यापक अधिकार प्राप्त थे। मुझे लगता है कि लैंड रिफॉर्मिंग का काम श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया उस 20 सूत्री समिति के माध्यम से। तो वो काम जब मुझको मिला और मैं गांव-गांव गया, लोगों से बातचीत किया, चर्चा किया, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, विधायकों से सबसे जब मिलना जुलना शुरू हुआ तो एक तरीके से कब ये सिलसिला बन गया कि इस काम को अंजाम देना है, मैं सच कहता हूँ आपसे, मुझे ज्ञान नहीं है। मतलब कब राजनीति में पता ही नहीं चला। और उसके बाद सिलसिला प्रारंभ होता चला गया और परिस्थितियां उस तरीके की निर्मित होती चली गई। इत्तेफाक आगे चल करके ये हुआ कि आदरणीय रुक्मिणी रमण प्रताप सिंह जी, कांग्रेस में बाइफर्केशन हुआ तो एक आर्स कांग्रेस बन गई, तो उसमें वो चले गए और मैं इंदिरा जी से प्रभावित हो गया, सुनता जानता रहता था तो इंदिरा जी के साथ चला गया। अब इंदिरा जी के साथ गया तो एक ऐसा संयोग बना दिल्ली में कि संजय गांधी जी ने आमंत्रित किया कुछ लोगों को, तो उनमें से युवा होने के नाते हमको बुला लिया गया। तो जब मैं वहाँ गया तो आंदोलन में कनॉट प्लेस में एक बड़ा ज़बरदस्त उस जमाने का 1 जून का मुझको वो दोपहरी याद है, बड़ा ज़बरदस्त एक आंदोलन हुआ। शिवाजी पार्क से निकला और मुश्किल से हम लोग एक 200-300 मीटर निकले होंगे कि कनॉट प्लेस के दोनों तरफ से बैरिकेड्स लगे थे, उनसे तड़ातड़ लाठियां चलनी शुरू हो गई। तो ऐसे समय में नेता को, संजय गांधी को छोड़ करके सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। गोलियां चली। मोरारजी देसाई उसमें प्रधानमंत्री थे देश के। मेरे मन में पता नहीं अंतर्भाव आया कि कठिन समय में साथ देना चाहिए, नेता को नहीं छोड़ना चाहिए। तो संजय गांधी के ऊपर जब लाठीचार्ज हुआ तो जो 4 लोग 5 लोग देश के हम लोग थे, उनमें से एक मनोहरलाल खुराना दुनिया में नहीं रह गए, एक मिस्टर रामालिंगम थे उस जमाने में सांसद कर्नाटका के, वो भी अब पता नहीं दुनिया में है कि नहीं है, संजय सिंह जी दूसरे दल में हैं अमेठी वाले, और हम, ये 4-5 लोगों का एक ग्रुप उनके ऊपर लेट गया। तो जब हम सब लोग लेट गए, लाठी तो उनके ऊपर नहीं पड़ी, लेकिन उसके बाद उस समय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर होते थे मिस्टर बरार, अच्छी लंबी चौड़ी हाइट उनकी पर्सनालिटी।
तो वो संजय गांधी ने कहा, नीचे से जब जमीन के नीचे लेटे पड़े हुए थे तो उन्होंने वहां से चिल्लाया, कहा तुम लोग हमको लाठी सह लेने देते, हम ज्यादा ठीक थे, 4-4 आदमी 5-5 मेरे ऊपर चढ़े हुए हो। तो अब ध्यान आता है, हंसी आती है, लेकिन वो कठिन क्षण था। तो वो दौर प्रेरित करता चला गया। और फिर कब हम छात्र विंग के, छात्र संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष उन्होंने बना दिया, संजय गांधी जी ने ही बनाया। फिर उन्होंने कब विधानसभा का टिकट दे दिया। पहले वो लोकसभा लड़ाना चाहते थे, उस समय मेरी उम्र ही नहीं थी। उस बार हमको याद आता है कि लोकसभा के जैसे अब चुनाव बाद में होता है, विधानसभा के बाद मध्य प्रदेश के, लेकिन उस बार जो हुआ जिसमें कमलनाथ जी पहले चुनाव लड़ लिए छिंदवाड़ा से, वो एक ही दौर था करीब करीब। तो लोकसभा का चुनाव हुआ तो उन्होंने पूछा मुझसे, तो मैंने कहा मेरी तो उम्र ही नहीं है, 25 साल चाहिए, वो नहीं बन पा रही है। बहरहाल एक ऐसा संयोग बना और गुड़ क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया। मेरी तो तब उस समय भी कोई ऐसी सेवाएं नहीं थी, लेकिन उन्होंने हम पर भरोसा किया और मेरे मरते दम तक उनकी ये याद जो है मेरे जीवन के लिए कि बिना कुछ किए उस क्षेत्र की जनता ने मुझे इतना सब दे दिया कि राजेंद्र को राजेंद्र मिश्रा बना दिया। जब आपने राजनीति में प्रवेश किया तो उसमें काफी संघर्ष भी करना पड़ा होगा, वो संघर्ष के दिन क्या रहे? मैंने जो जैसा आपको बताया, गिनाया, संघर्ष के दिन तो निश्चित रूप से थे। पहला संघर्ष तो यही है कि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि कोई अरबपति करोड़पति घराने से नहीं है। मेरे पिता शिक्षक थे। खेती किसानी के मामले में, कृषि के मामले में हम लोग पवाईदार माने जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कृषक का और किसान का क्या हाल है वो तो देश देख रहा है, चल रहा है। तो खेती किसानी के हिसाब से तो हम जहां से चले हैं वहां मजबूत थे, लेकिन उसमें इतना पैसा नहीं था कि हम उसमें राजनीति में कुछ उस तरीके से लगा पाते। मैंने पहले ही कहा कि ये परमात्मा की कृपा और कुछ ऐसे नेताओं की सानिध्यता जिनको मैं ऑब्जर्व करता था, जिनको मैं फॉलो करता था, जिनके साथ मैं चलता था और उन्हीं से दृष्टि लगा करके समझने की कोशिश करता था, वही सारी परिस्थितियों ने हमको इस तरफ मोड़ा। और कठिनाइयों के दौर में एहसास में मुझको तो याद है कि किराए के पैसे नहीं होते थे। भोपाल में मैं जिस जमाने में रहता था, मैंने पहले आपसे जिक्र किया, कुंवर रुक्मिणी राव प्रताप सिंह जी का कमरा होता था, रहने की व्यवस्था हो गई। स्टेट का संजय गांधी ने प्रेसिडेंट बना दिया, विद्यार्थी कांग्रेस का, NSY का, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का। बोलने में एक महारत हासिल था। एक बड़ा ऐतिहासिक स्पीच हुई जिसमें हम संजय गांधी के नजदीक आए। वो भी एक वो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो हमारी आज बनी हुई है। अब इसका स्वरूप बड़ा हो गया है। पहले किसी कमरे के सामने में NSY के कार्यालय लगता था बाहर, तो मैं उसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव में बैठक हो रही थी, संजय गांधी जी उसमें आ गए। वो सरलता से हर चीजों में उपलब्ध होते थे। उन्होंने कहा राजेंद्र को बुलवाओ, ये बोलता अच्छा है, जेल में मेरे साथ ये रहा है तिहाड़ जेल में, ये बहुत अच्छा बोलता है। तो वहां बोलने को मिल गया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने ऑल इंडिया प्रेसिडेंट से कहा कि इसको राजेंद्र को जहां जहां तुम्हारे विद्यार्थियों का चुनाव होता है, कार्यक्रम नहीं चुनाव होता है, वहां राजेंद्र को भेजो और वहां से छात्र संगठन को विजयी बनाने के लिए इसको आगे लाओ। मतलब एक स्टार प्रचारक की भूमिका दे दी। बस। तो वो मैं कभी BHU में, कभी महाराष्ट्र में कोई चुनाव हो रहा है, कभी बिहार में कोई चुनाव हो रहा है, इस तरीके का काम हमको मिलना शुरू हो गया। और उन बच्चों के बीच में बातचीत करते करते उत्साहवर्धन होता गया। लेकिन वहां जाने के लिए मुझको आज भी याद है, मोचना किदवई जी एक चुनाव लड़ी थी आजमगढ़ से, 33,000 वोट से वो चुनाव जीती थी। उस चुनाव में मैं रीवा से राज्य परिवहन में कैसे बैठ करके बनारस गया, और बनारस में रात में एक लंका हॉस्टल है विद्यार्थियों का, तो उसमें बिना खाए पिए कौन पूछे क्या करे, रात्रि में सो गए और दूसरे दिन फिर आजमगढ़ पहुंचे। 1 हफ्ता 10 दिन वहां मैं रुका। मेरी उस समय ऑल इंडिया की प्रेसिडेंट थी गीतांजलि शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति बनी, उनकी बेटी, जिनका फिर खालिस्तान वाले आंदोलन में असैसिनेशन हुआ, ललित माकन और गीतांजलि का। तो उन सबके साथ में कैसे 10 दिन 15 दिन हम लोगों ने गुजारे, जहां भोजन मिल जाए एक साथ मिल जाए, खा लिया, नहीं मिल रहा है तो चना चबैना, ऐसा करके ये सफर जीवन का प्रारंभ हुआ है। और मैं सच कहता हूं फिर से आपसे कि परमात्मा की कृपा के अलावा तो कोई कितना ही प्राप्त करना चाहे मिल नहीं सकता है। वर्तमान में आप अपनी जिंदगी का सफर कैसा देखते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है। सफर के दृष्टि से तो बहुत अच्छा इसलिए लगता है
कि जब आप अपने अपने विषय में बहुत कुछ सोच विचार के जीना प्रारंभ करेंगे तो सिवाय कठिनाई के, सिवाय पीड़ा के आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मन में भाव तैयार कर लो और उस गरीब तबके के लिए जो हमें शुरू से ही ईश्वर ने मुहैया कराया जीवन को चलाने के लिए, वो गरीब तबका जो दलित है, हरिजन है, आदिवासी है, पीड़ा में रह रहा है, कष्ट और संकट संताप में रह रहा है, उसके आंसू पूंछने का, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने लाखों करोड़ों का किया, लेकिन उनमें से एक दो की भी अगर हमने सहायता और मदद कर दी, कठिनाई के समय में अगर खड़ा मिल गया, नहीं कुछ मदद कर पाया, तो उसके आंसू के साथ अगर मैंने आंसू ही बहा दिए तो मुझे उसमें संतोष मिलता है। और यही काम मैं बिना बताए, बहुत सारे लोग जो राजनीति में हैं उसे बहुत प्रकट करते हैं, कोशिश करते हैं, मैं बिना प्रकट किए हुए। और यही कारण है कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की। अनेक उतार चढ़ाव मैंने जीवन में देखे, टिकट मिला नहीं मिला, चुनाव लड़ाया गया नहीं लड़ाया गया। मेरे साथ रहने वाले कांग्रेस के कई लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, उन्होंने दल छोड़ा, विधायक बने और मंत्री बन गए। मुझसे आज भी उलाहना दी जाती है, कई बार तो घर के लोग देते हैं, पारिवारिक लोग देते हैं कि अगर आप ये सब कर लिए होते तो आप कितनी कम उम्र में विधायक बन गए थे। हंसराज भारद्वाज जी केंद्रीय मंत्री थे, अब दुनिया में नहीं है, गवर्नर थे महाराष्ट्र कर्नाटका के। वो जब हमको देखते थे बचपन में तो हंस के कहते थे, राजेंद्र तू इतनी कम उम्र में विधायक बन गया, तू कितनी ऊंचाई पे जाएगा पता नहीं। तो उस तरह से जब मैं देखता हूं तो मेरे मन में लगता है वो ऊंचाई क्या प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन कई बार मन में लगता है, और हमारे किसी राजनीतिक व्यक्ति ने, साथी ने मुझसे एक बार कहा था कि जब जब तुम ऊपर की तरफ देखोगे तो तुम्हारे मन में लगेगा कि हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जब जब तुम अपने से नीचे वाले लोगों को देखोगे तो तुमको लगेगा कि कितने लाखों करोड़ों लोगों से तुम बेहतर जीवन जी रहे हो। तो इसलिए मैं तो अपना भाव और वही बना रखा हूं कि उनको देखूं जिन्हें अभाव है, और उस अभाव में हम ये मानते हैं कि परमात्मा की बड़ी कृपा मेरे ऊपर है। जब आपने राजनीति में प्रवेश किया उसके बाद किसी न किसी को अपना आपने आदर्श माना होगा और किसी न किसी को अपना गुरु बनाया होगा, तो आपके राजनीतिक आदर्श कौन है और गुरु कौन थे? देखिए, गुरु ऐसा तो हमने अपने जीवन में कोई ऐसा कि ये गुरु है ऐसा मैंने कभी नियत भी नहीं किया। आदर्श हैं और मैंने एक से एक बार नाम लिया, और जिन्होंने हमारे जीवन का प्रारंभ किया, मैंने रुक्मिणी रमण प्रताप सिंह जी का नाम लिया। जी। वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके सहारे के बतौर जिंदगी कैसे चलती मैं नहीं सोच सकता। निश्चित रूप से उसके बाद मैं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र से प्रभावित हुआ। जी। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र की उस समय उम्र रही होगी 70 वर्ष के आसपास, और मेरी उम्र रही होगी 22-23 वर्ष के आसपास। उतना बड़ा विशाल व्यक्तित्व जिन्होंने इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्रियों को जन्म दिया हो, देश के चाणक्य माने जाते हैं, तो उनके साथ मैं अपनी कहाँ सोच बताऊं आपसे, पर इतना मैं कह सकता हूं कि उनका बड़ा स्नेह भाव मरते मरते दम तक। कई बार ऐसा होता था, मैं जब मंत्रिमंडल में आ गया, विधायक बन गया, तो तब भी मैं मिलने जुलने जाता था उनसे, तो वो कृष्णायन जो उन्होंने लिखा है जी, उस कृष्णायन की कुछ पंक्तियां हमसे वो सुना करते थे। वो कहते थे, राजेंद्र तेरे को याद बहुत है, लिखा मैंने है पर मुझको उतना याद नहीं जितना तूने याद कर रखा है। तो वो कई बार चीजें हमसे पूछते थे। मुझे घटनाक्रम याद है, एक कृष्ण का दृष्टांत उन्होंने हमसे पूछा। जब गोपियों ने उनको रोक लिया कि तुमको मथुरा नहीं जाना है, वहां कंस तुमको मार डालेगा, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कृष्णायन में लिखी है। हर राजनेता को उसको कुरान, बाइबिल और गीता की तरह पढ़ना चाहिए। लिखा है कि धरि पथ राजद्रोह मग माही, सकत लौट पाछे को नाही। जिसने राजद्रोह में एक बार पांव रख दिया, मैंने कंस के खिलाफ बगावत कर ली है, तो जिसने एक बार, वो हम सब राजेंद्र मिश्रा के लिए भी लागू हो रहा था, उसी से मुझको उत्साह और प्रेरणा मिल रही थी। तो उन्होंने कहा, लिखा उसमें कि कृष्ण कहते हैं, गोपियों को समझाते हैं, वृंदावन वासियों को समझाते हैं कि एक बार अगर आपने राजद्रोह में कदम रख लिया है तो वापस नहीं आ सकते। धरि पथ राजद्रोह मग माही, सकत लौट पाछे को नाही। तो करना क्या पड़ेगा? जब पीछे नहीं लौट सकते तो क्या करना पड़ेगा? धरा
धाम सुत बित तीय त्यागी, ती माने पत्नी, इन कैटेगरी की आप देखिए कि धरा धाम सुत बित, पुत्र को भी, फाइनेंस को भी, और अंत में पत्नी को भी त्याज्य करना पड़े। धरा धाम सुत बित तीय त्यागी, बुद्ध जन करे ही यत्न जयलागी। बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि जो अपने अपने दृष्टि से अपने विजय के लक्ष्य की प्राप्ति करे, वो बुद्धिमान कहलाएगा। ऐसा कृष्णायन में मिश्र जी ने लिखा है। तो मैंने प्रेरणा तो आदरणीय द्वारिका प्रसाद मिश्र जी से लिया, और उसके बाद मेरी नजर में राजनीति में जो आधुनिक चाणक्य हैं, निसंदेह रूप से कुमार अर्जुन सिंह जी का मेरा उनसे राजनीतिक बेमेल भी रहा, संघर्ष भी किया हमने, उनके खिलाफ भी लड़ाइयां लड़ी, कांग्रेस में रह करके लड़ी। मेरा 85 का टिकट कटा, उन्हीं के इशारे पर कटा, वो उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। लेकिन जब परिस्थितियां आई और जब कठिनाइयां, और जब उन्होंने समझा कि इस लड़के में टैलेंट है, तो मुझे तो लगता है कि मुझे अपने पिता का स्मरण तो है, लेकिन उसी कुछ कैटेगरी में आदरणीय कुमार अर्जुन सिंह जी का स्मरण आता है। और उन्होंने जैसे पिता पुत्र का हाथ पकड़ करके चलता है, अपने जीवन के आखिरी क्षणों में उन्होंने 2008 में हमको चुनाव लड़वाया, भाषण दिया रायपुर का चुलियान और टीकर में, 2 सभाएं उनकी हुई थी, और उन दोनों सभाओं में उन्होंने कहा कि इस ब्राह्मण बालक को हमने सोनिया गांधी से कह करके कि 229 सीट मध्य प्रदेश में आप बांट दीजिए, 1 सीट हमारे कहने पर इस ब्राह्मण बालक को दे दीजिए। तो उनको मैं अपने जीवन में जब तक मेरी सांस है, मैं निसंदेह रूप से ऐसे व्यक्ति का जो मिनट टू मिनट राजनीति के लिए समर्पित था, मरते दम तक समर्पित रहा, और राजनीति की बारीकियों को जितना उस आदमी ने समझा है और जिया है, मेरी नजर में दूसरा व्यक्ति अभी भी नहीं है। चलिए, हम आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि आपने बताया कि आप गुड़ विधानसभा से छोटी उम्र में चुनकर आए, और आज गुड़ विधानसभा क्षेत्र में विश्व स्तरीय सोलर प्लांट स्थापित है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं इसमें यह कहूँगा, चूंकि प्रोग्राम ही आपका सच है, और भाजपा ने तय कर रखा है कि उसको सच भर नहीं बोलना, बाकी सब बोलना। जी जी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हकीकत यह है कि इसकी परिकल्पना कांग्रेस ने की, और कांग्रेस में भी हम जैसे कांग्रेसियों ने, अगर उस जमाने का कहीं समाचार पत्र आपको मिल जाए, ऊर्जा मंत्री उस जमाने में भारत सरकार के बहुत सीनियर मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे साहब थे, हम लोगों ने जाकर के ज्ञापन दिया, और पता ये चल पाया, यहाँ तत्कालीन कलेक्टर ने कहा कि शासकीय जमीन ढूंढी जा रही है इस काम के लिए। जी। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ये जो सीधी वाला चौराहट वाला ये रास्ता है, घाटी जो कवर किया, यहाँ पहले फायरिंग होती थी। हाँ, फायरिंग रेंज हुआ करती थी। फायरिंग रेंज, तो ये हुआ कि फायरिंग रेंज में बहुत लोग मरे थे, तो उससे भी निजात मिल जाएगी। कापर का टुकड़ा कुड़ा बिनने के लिए गरीब आते थे बेचारे और मरे उसमें। तो एक तो उससे निजात मिल जाएगी, और दूसरा इस सही जमीन, सरकारी जमीन का सदुपयोग हो जाएगा। तो उस नाते हम लोगों ने जाकर के सुशील कुमार शिंदे साहब को ज्ञापन दिया, और उन्होंने उसकी स्वीकृति भी दी। राजनीतिक घटनाक्रम से चले कि उसके बाद में केंद्र में भी और प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई। तो सरकार बनने में, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में फिर भाजपा का योगदान है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन जिस तरीके का भाजपा का स्वभाव है, जैसा मेरे मन में भी है ये भाव कि बाणसागर कब आया, सोन नदी का बांध वो कब बना, लेकिन सोन आरती के लिए दौड़े चल रहे हैं, सोन आरती कर रहे हैं। तो इस तरीके का इस प्रोग्राम को भी, जिसका आपने जिक्र किया जी, ऊर्जा प्लांट का, ये निसंदेह रूप से हमारे इस जिले के लिए और इस पूरे संभाग के लिए, प्रदेश के लिए, चूंकि वो एक तरीके से पूरे विश्व स्तरीय बातचीत चलता आती है, तो उस हिसाब से है। लेकिन 2-3 चीजें मेरे मन में कौंधती हैं, उसकी पीड़ा होती है। सरकार सत्ता नहीं है, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन 2-3 चीजें मेरे मन में लगती है। एक तो मेरे मन में लगता है कि बिजली हमारे यहाँ उत्पन्न होती है और चल रही है दिल्ली की मेट्रो, उपयोग दूसरी जगह हो रहा है, तो ये एक मन में पीड़ा होती है। और भविष्य की प्लानिंग है, कब कहाँ कौन क्या बनता है, लेकिन अगर ये प्लानिंग होगी तो इसको मैं ठीक करूंगा, ऐसा मेरा अपना अंदर का विचार है। और सच के इस प्रोग्राम में आप हमसे सच ही उगलवा रहे हैं, तो जो मेरे मन में है वो मैं व्यक्त कर रहा हूँ।
एक दूसरी बात और है, जिन लोगों की जमीनें वहां गई, पहाड़ था, सरकारी अच्छे मुआवजा भी मिला, लोग संतुष्ट हैं, वो सब मैं नहीं कहना चाह रहा हूं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से रेलवे वगैरह विभाग में जमीन जिनकी ली जाती है उनको मुआवजा भी दिया जाता है और एक आध कोई नौकरी मिल जाती है, वहां नौकरी नहीं मिली है किसी को। उसका कारण है जो प्राइवेट तरीके के लोग काम करने वाले होते हैं वो बड़े चतुराई से लोकल आदमियों को नहीं रखना चाहते। उसका एक कारण ये होता है उनके मन में कि अगर कोई लोकल आदमी यहां आ गया तो ये कल के दिन प्रकारांतर हम जो गड़बड़ करेंगे उसकी गूंजे बाहर निकालेगा, तो इसमें धरना, आंदोलन, प्रदर्शन ये सब प्रारंभ हो जाएगा। तो इसके चलते वो चौकीदार चपरासी छोड़ दीजिए, किसी का दबाव पड़ गया, कोई नेता बोलचाल दिया, कह दिया, थोड़े बहुत ऑब्लिगेशन उन्होंने कर लिए, तो वो अलग विषय है कि वो दे दे, लेकिन कोई महत्वपूर्ण जगह पे पद पर वो नहीं दे रहे हैं। तो मेरा आशय ये है कि जिनसे जमीनें ली गई हैं उन जमीनों का तो कम से कम उनके लोगों को, वो बेरोजगारों को, क्योंकि ताकि वहाँ पे रोजगार के अवसर पैदा हो जाएं। और नहीं, इंडस्ट्री का जब नाम आता है तो उसको नेता हो चाहे कोई प्रचारक हो, वो रोजगार के साथ जोड़ के ही बातचीत करता है। और भाजपा इसका खूब प्रचार भी की कि इसमें इतना रोजगार आ जाएगा, इतने लोगों को हम रोजगार दे देंगे, लेकिन हुआ गया कुछ नहीं है। तो मेरे मन में ये भाव है कि वो प्लांट यहां आया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका जो जिस तरीके का उचित दोहन होना चाहिए, अज्ञानता के अभाव में, और मुझे लगता है कि आजकल के जमाने में इंडस्ट्रीज से लोग खूब जो सक्षम लोग हैं वो लगने के पहले ही दूह लेते हैं, तो फिर वो कुछ दबाव बनाने की स्थिति में रह नहीं जाते। जी जी। तो ये जो दबाव बनाने का काम है वो दो ही तरीके से हो सकता है, शासन या सत्ता के माध्यम से या फिर आंदोलन के माध्यम से। तो आंदोलन का सिलसिला अब देश ने प्रारंभ किया है बहुत दिनों बाद। वैसे तो ये देश ही का निर्माण आंदोलन से हुआ है, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, तो देश का ही निर्माण आंदोलन से हुआ है और कांग्रेस से उसके लिए महती भूमिका निभाई है। लेकिन इस बात की तरफ आपने इशारा किया है और उसकी आवश्यकता भी है, आने वाले समय में इस पर दृष्टि मेरी जाएगी। जब आपने बताया कि आपने राजनीति में प्रवेश किया तो आपका उद्देश्य राजनीति करना नहीं बल्कि समाज सेवा थी, तो इस समाज सेवा के लिए आपने कुछ प्राथमिकताएं भी बनाई होंगी। बहुत व्यवस्थित जीवन नहीं था, प्राथमिकताएं कोई इस तरीके की मैंने नियत नहीं कर ली कि हमको यही करना है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बताऊं, एक टाइम में आज से करीबन 15 या 20 साल पहले बिजली की बड़ी स्कैर्सिटी थी, काफी दिक्कतें आती थी। उस जमाने में मैंने मनगमा में एक आंदोलन किया और मनगमा के आंदोलन में गया और वहां हजारों लोग इकट्ठा हो गए। तो एक तरीके से हम अपनी बात को कहते कहते और बातें चर्चा करते करते प्रशासन को लगा कि ये तो मिश्रा जी ठीक टाइम पे मिल गए हैं, तो हम लोगों को लगभग 70-80 लोगों को जेल भेज दिया। वो आंदोलन 15 दिन चला। उस 15 दिन की दो बातें बड़ी सटीक हैं और वो जेल के अधिकारी चूंकि मुझसे कहते थे, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि मैं कई वर्षों से यहाँ का जेल का सुपरिटेंडेंट हूं, कोई अगर नेता यहाँ जेल में आया और 50 लोगों को लेकर के अगर आया तो मिश्रा जी वो जितने दिन जेल में रहा फिर 51 आदमी नहीं हुए, 50 ही रह गए। आपके इस आंदोलन की सबसे बड़ी वस्तुस्थिति और वास्तविकता यह है कि मैं 80 आदमी को लेकर के भीतर गया मेरे भाई, और प्लस होते जा रहे हैं, और 1100 लोग उसमें जितने दिन हम 15 दिन रहे तो कभी 80, कभी 50, कभी 100, कभी 120, ऐसा करके आंदोलन बढ़ता गया। और कलेक्टर को कहना पड़ा, प्रशासन ने, सुपरिटेंडेंट ने जब लिखा कि साहब हमारे जेल की कैपेसिटी फुल हो गई, अब हमारे पास यहाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, अगर आप आते हैं लोग तो फिर बाहर भेजना आपको पड़ेगा। तो ये एक भाव था और उस समय के समाचार पत्रों ने ये छापा भी कि अगर बिजली की स्कैर्सिटी थी तो राजेंद्र मिश्रा के जेल जाने के बाद इन 15 दिनों में 1 मिनट के लिए भी बिजली ट्रिप क्यों नहीं हुई, लगातार बिजली क्यों प्राप्त हो रही। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन है और लैक ऑफ वर्क का जो काम है वो ठीक तरीके से बिजली विभाग नहीं कर पा रहा है। इसके कारण राजेंद्र मिश्रा को जेल जाना पड़ा जी। इसकी मेरे मन में संतुष्टि है
और उसके बाद तो अनेक धरना, अनेक आंदोलन में जिक्र नहीं कर सकता, कभी गुड़ में, कभी रायपुर में, कभी तमरादेश में, कभी मंगमा में, जहां जैसी आवश्यकताएं जरूरत पड़ी है, मैंने ये कोशिश किया है कि आम आदमी के लिए जो कठिनाइयां हैं उसके लिए आदमी को आगे बढ़ करके आना चाहिए। और मैं फिर कहूँगा कि उसमें परमात्मा संगी साथी रहता है। जी जी, आप एक राजनेता एवं समाजसेवी के रूप में गुड़ क्षेत्र सहित अपने प्रदेश के लिए आपकी भावी योजनाएं क्या हैं? देखिए, योजनाओं का तो मूर्त रूप इस समय तो अपरंट दिमाग में ये जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, इससे मैं अंदर से आहत हूं। भले कुछ न कर पाऊं, ऐसा भी नहीं कि नहीं कर पा रहा हूं। मैं आपके इस प्रोग्राम में मुझको 3 दिन पहले आना था। जी जी, और मैं कितनी बार क्षमा मांगू उसके लिए कि जो मेरा काम है उसके लिए आप आगे बढ़े और हम समय नहीं दे पाए, सिर्फ उसी किसान आंदोलन के चलते। कभी मैं रायपुर में व्यस्त हो गया, वहाँ एक प्रोग्राम था, फिर कभी मंगमा में वहाँ पहुँच गया, वहाँ के प्रोग्राम में, कल नई गढ़ी के कार्यक्रम में लग गया। मेरा आशय ये है कि इस समय एक आंदोलन की पृष्ठभूमि मन में हमारे हिलोरे ले रही है। जी जी, और कैसा और किस तरीके से उसका स्वरूप बनेगा ये तो ऊपर वाले के अलावा कोई जानता नहीं है। लेकिन कुछ मर मिटने की, कुछ कर गुजरने की साध जो है वो मन में है, और उसका स्वरूप, उसकी आकृति, उसकी प्राकृति किस तरीके की बनेगी ये हमको भी ज्ञान नहीं है। लेकिन इतना निश्चित है कि ये मन तो मैंने बना रखा है कि जितने दिन जीवन है, दल और उससे ऊपर हट करके भी अगर मानवता की सेवा करते हुए जीवन गुजर जाए, वो लक्षित नहीं है कि ए आर बी। जी, लेकिन ये मन में भाव है कि जितने दिन शरीर और जीवन ये सब परमात्मा ने दिया है, वो इन्हीं की सेवा तोरा इनके बीच में रह करके कुछ कर सकें और करते रहें। प्रार्थना बतौर भगवान से इतनी है। आपके गुड़ विधानसभा क्षेत्र में एक बहुप्रतिष्ठित प्रतिमा है भैरवनाथ जी की। जी, उसके डेवलपमेंट के लिए और उसको विश्व पटल पर लाने के लिए आपकी क्या योजनाएं हो सकती है? देखिए, मैं एज ए विधायक, मुझको याद है, मैं जब उस क्षेत्र का विधायक था तो मैंने अनेक इस तरीके के क्वेश्चंस किए। जी, विधायक का पहली प्राथमिकता विधानसभा में क्वेश्चन करना। जी जी, नया नया बना था, कुछ ज्यादा उस तरह ज्ञान भी नहीं था, लेकिन मैंने भैरव बाबा की इस मूर्ति की तरफ, जहां आपका ध्यान है, अच्छा लगा, आपका काफी ज्ञान है वहां के विषय में, मैंने वो प्रश्न किया था। जी, और शुरुआती दौर पर हमको याद भी है कि मैं जब विधायक बन के वहां पहुंचा तो लोगों ने मुझको बताया कि बिड़ला ने उस मूर्ति को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उनका एक दाहिना हाथ उससे क्रैक हो गया था। क्रैक हो गया। प्रचलित मान्यताएं ये हैं जो गांव ग्रामीण की हैं और जो कई बार सही भी होती हैं कि ये तो उस ईश्वर पर और उस प्रतिमा पर ही होता है कि वो खड़ा रहना चाहता है कि लेटा रहना चाहता है। तो उस पर मानवीय बहुत दृष्टि नहीं डालनी चाहिए और बहुत प्रयास भी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि काफी कुछ हमारे जमाने में भी और उसके बाद भी काफी कुछ उसके शेड वगैरह बनाने का काम, कुछ यज्ञशाला का काम, कुछ मेरे जमाने में गुड़ से लेकर के और खामडी तक का रास्ता बन गया था। खामडी से पहाड़ वाला जो रास्ता था वो उस समय नहीं बना हुआ था, तो अब उसको बनाने का भी काम प्रारंभ हुआ है। एक तरीके से वो पर्यटक स्थल के रूप में अगर और अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए, राज्य स्तर का जो पर्यटन स्थल है उस पर काम चल रहा है, लेकिन जो केंद्रीय स्तर का है, जी जी, राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर उसको लेना चाहिए, उसको पहचान में लेना चाहिए। आपसे बिना प्रश्न पूछे एक और मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं, जब चूंकि आपने भैरव बाबा की तरफ बात कही है, गोरिगी का जो स्थापत्य कला है, मुझको याद है, ये परमात्मा की ही कृपा है कि मैं कई बार विदेश जाने का अवसर मिला। और मैं जब कभी ऑस्ट्रेलिया में मैं घूम रहा था, सिडनी, कैनबरा, पर्थ, यहाँ वहां, तो मेरे मन में आता था कि मेड इन चाइना, मेड इन फलाना, मेड इन इंग्लैंड, तो मैंने कहा कोई भारत का भी मेड इन है क्या? ऐसा मन में भाव लगा। ढूंढते ढूंढते मुझे तो भारत का कुछ मेड इन मिला नहीं और ज्यादा कुछ नागवां भी पता नहीं चला। लेकिन एक जगह मुझे एक
मूर्ति दिखाई पड़ी और जिस पर लिखा हुआ था गुर्गी भारत मध्य प्रदेश। तो इसलिए मेरे मन में ये भाव निश्चित रूप से, चूंकि आपने भैरव बाबा का जिक्र किया, तो उसके लिए भी आज का जमाना, अब एक तरीके से वो जमाना था कि जब स्कूल गांव के चंदे पर बनती थी। जी। एक जमाना था जब अस्पताल गांव के चंदे में बनती थी। लाभ क्या होता था? लाभ ये होता था कि उनका कमिटमेंट उसके साथ होता था कि इसमें 100, 200, 400 हमने लगाए हैं। आज सरपंच और सेक्रेटरी बनाता है, कैसे बनाता है ये मैं कहना नहीं चाहता हूं, ना ये उसका विषय है ना समय है। लेकिन परिस्थितियां हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस तरीके के जो हमारे स्थापत्य कला हैं, इन पर न केवल दृष्टि जाए बल्कि दृष्टि के साथ इसमें मौजूद काम भी उस तरीके के सटीक हों। ये तो प्रार्थना है परमात्मा से, और सरकार कर सके तो बहुत अच्छी बात है, वरना मन में भाव है। इन्हीं बात को लेकर के आज हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मुझे लगता है विशेष करके इन सारे उसमें युवाओं का बड़ा योगदान होता है। हम जिस उम्र के पायदान में हैं, जब युवा थे तब कभी सोचा ही नहीं, अब जिस उम्र के पायदान में खड़े हुए हैं तब ये मन में भाव आता है। मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि आज की जो लतें हैं, जिस तरीके की शराब है, कोरेक्स है, दुनिया भर की विसंगतियां हैं, ये सारी चीजें संगत से प्राप्त होती हैं। जी। तो अच्छी संगत, युवा साथी जो हैं, अच्छी संगत प्राप्त करने की कोशिश करें। अच्छी संगत होगी तो बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली आपके पीछे पीछे चली आएंगी। और अगर आपने संगत गड़बड़ पकड़ ली तो वो फिर विसंगतियां भी आप तैयार होती रहेंगी। तो युवा वर्ग के लिए तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अच्छे संगत में अपना जीवन जिएं, अपने आप उपलब्धियां भी जो तुम चाहते हो और बाकी जो चीजें हैं वो आपके साथ चली आएंगी। ये युवा के लिए कहना चाहता हूं। हमारी उम्र के जो लोग हैं, जो वयस्क हैं, जो अब किनारे के तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने अनुभव का जो लाभ है, एक लंबा जीवन जीने का जो अनुभव का लाभ है, ये जहां तक जगह मिलती चली जाए, इस अनुभव को आप परोसते चले जाएं, बांटते चले जाएं, और उसमें जितना भला कर सकते हो उतना इस कठिनाई के दौर में, जिसमें जाति ही प्रधान है, जिसमें पुत्र और वंशज ही प्रधान है, जिसमें धन और दौलत ही प्रधान है, उससे इतर हट करके सामान्य वर्ग के लोगों को, जिनकी रुचि रुझान इस काम में हो। ये बड़ा विचित्र संभाग जिला है। जमुना प्रसाद शास्त्री जैसे लोग, जिनके आंख नहीं थी, उन्होंने राजा और रानी दोनों को हरा दिया। जिस राजा रानी को देखने के लिए यहाँ की जनता तरसती थी, उसको शास्त्री जैसे लोगों ने मात दिया। तो सिर भर जाऊं उचित मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। ये अगर वातावरण निर्माण बनता रहे, चलता रहे, यही मेरा संदेश है। हमारी खुशनसीबी है कि सच तो सच है कि इस कार्यक्रम में गुड़ विधानसभा के पूर्व विधायक व मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त राज्य परिवहन निगम के उपाध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए आप सभी की ओर से मैं उनका धन्यवाद देता हूं। सिटी न्यूज़ द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में आपको आए इसलिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत धन्यवाद। सिटी न्यूज़ द्वारा संचालित सच तो सच में बस आज इतना ही। पुनः आपसे मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुशामदीद, आदाब।